जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है CDS मैथ्स फ्री बैच में। और बेटा आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो, आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज़ फॉर CDS, FCAT और एनी वन डे एग्जाम, आप सभी को पता है अर्थमेटिक के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर का जो वेटेज है बेटा बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लगभग हर टॉपिक के अंदर आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और इवन अगर हम एडवांस की बात करें तो एडवांस के अंदर भी रेशियो के बेटा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, एलजेब्रा के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए रेशो टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे काम करें जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप 2023 में 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे बेटा जो एडवांस के थे, लेकिन अगर रेशो की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है ना, वो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं होंगे। तो इसीलिए बेटा आप सभी बच्चों के लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन एक वीडियो होने वाली है जिसमें हम पूरे रेशो के, प्रोपोर्शन के, मिक्सचर के बेसिक को आज हम जो है कवर करने वाले हैं। एडवांस लेवल तक जाएंगे, पूरा हम कोशिश करेंगे और लास्ट में फिर हम इसके पास्ट ईयर्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, सबसे पहली चीज़, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है, उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। रटना नहीं है। ये नहीं करना है कि मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया और आपने इसको लिख लिया, नहीं, आपको समझना है। क्योंकि एक बार अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई ना, जितने भी टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बेटा आपके लिए आसान हो जाएंगे। लैंग्वेज को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आपका टॉपिक में बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है तो। जैसे मैं किस अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ अभी आपको 2 से 4 मिनट में बेटा ये बात समझ में आ जाएगी। अगर मैं रेशो की बात करूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशो? ठीक है, जैसे इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सिमिलर क्वांटिटी। जब कभी भी हम सॉरी जब कभी भी हम 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को, सिमिलर क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, 2 कीवर्ड है यहाँ पे, एक तो कंपैरिजन और दूसरा सिमिलर क्वांटिटी। दोनों का मतलब क्या है पहले उसको समझते हैं। जैसे बेटा मैंने बोला सिमिलर क्वांटिटी, तो इसको हाईलाइट करो, इसको दिमाग में रखो जब आप अपने नोट्स बनाओगे। सिमिलर क्वांटिटी का मतलब होता है सेम यूनिट। जिन भी क्वांटिटीज को आप कंपेयर कर रहे हैं ना, जिनको भी आप कर रहे हैं, 2 3 4 5 है, कुछ भी हो सकता है वो, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी वेट, हाइट, साइज, ठीक है, इट कैन बी अ नंबर, इट कैन बी एनीथिंग। तो जिसको भी आप कंपेयर कर रहे हो, कैसे करेंगे कंपेयर अभी देख लेंगे उसको, पर जिसको भी आप कंपेयर कर रहे हैं ना उसका यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। अब यूनिट से क्या मतलब है, हो सकता है बहुत बच्चों को इसमें भी दिक्कत आ जाए, ठीक है। अगर वो क्वांटिटीज सेम यूनिट में है, इसका मतलब वो क्वांटिटीज कैसी हैं, सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो आप उनको कंपैरिजन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर क्वांटिटीज का यूनिट अलग अलग है, ठीक है, अगर क्वांटिटीज अलग अलग हैं तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या है, देखो मान लेते हैं कि बेटा मैंने आपसे बोला क्लास के अंदर 2 बच्चे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझो। क्लास के अंदर 2 बच्चे हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ए का वेट आपको दे रखा है 80 kg, आपको दे रखा है 80 kg। बी का वेट आपको दे दिया मैंने 50 kg। नाउ द क्वेश्चन इज, जब मैं आपसे ये पूछूंगा ना, देखो पहले आप लैंग्वेज पे काम करो। मैंने क्या बोला है, देखो भाई क्लास के अंदर ए के वेट को कंपेयर करो बी के साथ। मैं मान के चल रहा हूं कि जो लैंग्वेज मैंने बोली है बेटा, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। क्या बोला है मैंने, आपको कंपेयर करना है ए के वेट को किसके साथ, बी के साथ। तो कंपैरिजन करने के लिए अब क्या है, क्या करेंगे, तो ये जो कंपैरिजन है ना कि भाई ए को कंपेयर करना है किसके साथ, बी के साथ कंपेयर करना है, इसी को हमने क्या बोला है, रेशो। इसी को हमने एक टर्म दे दी एंड दैट टर्म इज नोन एज रेशो। मैं मान लेता हूं अभी भी आपको समझ में नहीं आया, मान लिया मैंने, 2 3 एग्जाम्पल देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा बेटा रेशो को हम डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, सिंगल कॉलन से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम किससे, सिंगल कॉलन से। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये किसका है, रेशो का। रेशो का मतलब क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर थिंग, ठीक है। तो इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट ना बोल के, जैसे मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट बोला कि भाई कंपेयर द वेट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन द क्लास। आप, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला कि भाई ए का वेट कंपेयर करके बताओ किसके साथ, बी के साथ। इसी को अगर मुझे कम शब्दों में कहना है तो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है, ध्यान रखो लैंग्वेज पे ध्यान दो। मैंने इतना लंबा स्टेटमेंट ना बोल के मैंने आपको क्या बोल दिया कि फाइंड दी रेशो किसका, ऑफ ए किसके साथ, टू दी, या ए एंड बी बोल देगा,
या ए टू बी बोल देगा, ठीक है। चलो अभी टिपिकल लैंग्वेज पे बाद में काम करेंगे। ए एंड बी, समझ आया नहीं आया? क्योंकि रेशो का अपने आप में मतलब क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। तो हमने पूरा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट ना बोल के हमने एक बात बोल दी कि फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी। इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या है, आपको ए को कंपेयर करना है बी के साथ। अब जैसे यहां पे देखो, तो इसको कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे ए रेशो बी। इसका मतलब कंपैरिजन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये मतलब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ए का वेट था कितना 80 kg, बी का वेट था कितना, रेशो लगा दिया 50 kg। ये बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो हमारे पास क्या मिला कि भाई ए और बी का रेशो आपके पास आ जाएगा 8:5। ये बात समझ में आई? जितना मैंने अभी तक बोर्ड पे लिखा है बेटा, समझ में आया आप लोगों को या फिर नहीं आया? कि रेशो का मतलब क्या है, ठीक है, क्लियर है ना? तो कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सिमिलर क्वांटिटी। एक और एग्जांपल देखो। अब ये अभी मैंने क्या लिया था, वेट लिया था, ध्यान रखो क्या लिया है मैंने अभी तक, वेट लिया है। तो देखो वेट का यूनिट देखो कैसा है, केजी और केजी दोनों कैसे हैं, सेम है। अगर सेम ना होते तो इनको सेम करते, क्योंकि रेशो जिस क्वांटिटी का आप निकालोगे यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लिखो बेटा, आपके पास 2 पर्सन है ए और बी, ठीक है। ए के पास थे 100 रुपए, ए के पास है 100 रुपए और बी के पास है लेट से 200 पैसे। बी के पास क्या है, 200 पैसे। लैंग्वेज कैसे आएगा इस बात को समझो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट दैट ए एंड बी हैव। लैंग्वेज समझ में आया कि भाई ए और बी के पास कितना अमाउंट है, उसका रेशो बताओ। तो रेशो ऑटोमेटिकली मतलब क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग। जब मैंने बोला कि ए और बी के पास जो अमाउंट मतलब उनके पास कितना रुपया है, उसका रेशो बताओ। रेशो मतलब कि हमें ए के अमाउंट को कंपेयर करना है बी के साथ। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आ गई ना, एक बार आगे के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लिखाऊंगा ना, आपको बड़ा मजा आएगा बेटा उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि भाई हमें ए के अमाउंट को कंपेयर करना है बी के साथ। अमाउंट को हम कंपेयर कर रहे हैं तो अमाउंट का यूनिट कैसा होना चाहिए, सेम। अगर सेम होगा, देखो दोनों कैसे हैं, नंबर, लेकिन दोनों का यूनिट कैसा, ये किस में है, रुपीज में, ये किस में है, पैसे में। मतलब हम रेशो फाइंड नहीं कर सकते। तो रेशो फाइंड करने के लिए या तो मैं कन्वर्ट करूंगा रुपीज को पैसे में या फिर पैसे को रुपीज में। ये बात समझ में आई? जो हमने बोला है ना सेम यूनिट, तो सेम यूनिट का मतलब क्या है तो ए के पास कितना अमाउंट है, 100 रुपए, बी के पास कितना अमाउंट है, 200 पैसे। और आप सभी बच्चों को पता है कि बेटा 1 रुपए में क्या होते हैं, 100 पैसे होते हैं। इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया पैसे को रुपए की फॉर्म में। तो कितना आ गया भाई, ए के पास थे 100 रुपए, बी के पास थे 2 रुपए। तो इनके अमाउंट का रेशो मतलब क्या है कि भाई कंपैरिजन ऑफ अमाउंट दैट ए हैव विद रिस्पेक्ट टू बी, और शॉर्ट में हमने इसको क्या बोल दिया, ए रेशो बी। तो कितना जाएगा आपके पास, दैट इज 50:1। समझ आया नहीं आया यहां तक? एक बार जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको देखो, ठीक है। इसको एक बार समझो कि मैंने क्या बताया है, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं आपको यहाँ से कितना समझ में आया। एक बार इसको बेटा ध्यान से आप गो थ्रू करो, ठीक है। तो रेशो क्या होता है, रेशो इज कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग्स या सिमिलर क्वांटिटी। सिमिलर क्वांटिटी मतलब सेम यूनिट, ठीक है। अच्छा, हो सकता है आपके दिमाग में ये आ जाए कि क्या रेशो की कोई यूनिट होती है। तो ध्यान रखना, जिन भी क्वांटिटीज का आप रेशो निकालोगे ना, जैसे मान लो ये क्या था, रुपीज, ये भी क्या था, रुपीज, क्या हो जाएगा आपस में, कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट हो गया तो इट मीन्स कि रेशो हैज नो यूनिट। रेशो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि जो यूनिट होती है ना वो आपस में कैंसल आउट हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात सभी को भाई? ओके, अब हमें क्या मतलब निकालना है वो सीखना है अभी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे जैसे मैंने आपको रेशो दे रखा है ना, ए रेशो बी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी कितना है, 8/5। इसका मतलब क्या है कि ए और बी का रेशो कितना है, 8/5। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, दोनों एक ही चीज हैं। आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे या जब आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को रीड करोगे, तो हो सकता है डायरेक्ट आपको इसकी फॉर्म में दे रखा हो या हो सकता है आपको ऐसे दे रखा हो, ठीक है। तो ए रेशो बी मतलब
ए का कंपैरिजन बी के साथ, ए रेशो बी मतलब ए का कंपैरिजन बी के साथ। यहां पे हमने कंपेयर किया वेट को, तो वेट सेम होना चाहिए था, या तो केजी में या फिर ग्राम्स में। यहां पे देखो ए के पास 100 रुपए, बी के पास 200 पैसे, ये रुपीज में ये पैसे में, दोनों सेम होना चाहिए। तो रेशो निकालने से पहले हमने उसको सेम करा, सेम करने के बाद रेशो निकाल दिया। ओके, आपके लिए मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। मान लिया बेटा क्वेश्चन इस तरीके से आपको दे दिया, ए कवर्ड, ठीक है, ए कवर्ड 100 मीटर बट, ठीक है, बट बी कवर्स या बी कवर्ड, ठीक है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अब क्या बोलेगा? अब देखो मैं इतना लंबा आपसे ये पूछूं कि भाई कंपेयर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी या कवर्ड बाय ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो कितना लंबा मैंने आपको स्टेटमेंट बोला। तो इस स्टेटमेंट को छोटा करने के लिए मैंने क्या बोल दिया? फाइंड, मैंने आपको बोल दिया कि भाई फाइंड दी रेशो ऑफ ए एंड बी। लेकिन कौन सा? फाइंड द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी, ठीक है। तो ये हो सकता है आपको यहाँ पे लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। फाइंड द रेशो ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी, ठीक है। तो मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आपकी जो लैंग्वेज में दिक्कत आती है ना बच्चों को, कि सर लैंग्वेज पढ़ के हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हमें मेथड तो आता है, शॉर्टकट तो आता है, लेकिन हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से ही बेटा इन क्लासेस को फ्रेम किया है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, आपको समझ में आना शुरू है कि हम अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, उसका मकसद क्या है ना? तो रेशो का मतलब क्या भाई? कंपेरिजन किसका? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, मान लिया ए था, किसके साथ? बी के साथ। रेशो, अंतर क्या होना चाहिए? इट शुड बी इन सेम यूनिट, मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड हो रही है ए और बी के द्वारा, उनका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो आंसर आ जाएगा, लेकिन सेम नहीं है तो सेम करेंगे। तो ए कितना चल रहा है? ए चल रहा है 100 मीटर, मीटर की फॉर्म में है। बी कितना चल रहा है? 1 किलोमीटर। ये किस में है? मीटर में। ये किस में है? किलोमीटर में। अलग अलग है तो रेशो निकालने के लिए सेम करेंगे। तो सेम करने का मतलब 1 किलोमीटर को आप लिखोगे 1000 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से ए और बी का रेशो कितना आ जाएगा बेटा? 2 जीरो से 2 जीरो, 1:10। इसी को मैं लिख सकता हूं, है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ए अपॉन बी का वैल्यू कितना है? 1/10। ये क्यों बोला? ध्यान रखना, जहां पे रेशो खत्म होगा ना वहीं से आपका परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज हम करेंगे किसमें? परसेंटेज की फॉर्म में। ये हम कर रहे हैं कहां पे? रेशो की फॉर्म में। बाकी तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? जितना मैंने अभी आपको बेटा डेफिनेशन में क्लियर किया है कि भाई रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो कैसे निकालेंगे, ठीक है, और कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। और हम जो रिप्रेजेंट करते हैं रेशो को, वो किससे करेंगे? सिंगल कॉलन से। तो ये ध्यान रखना, रेशो मतलब कंपैरिजन, ठीक है। अब अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, ठीक है, एंड ए। लैंग्वेज पे ध्यान दो। अभी तक मैंने क्या बोला था कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी, मतलब ए का कंपैरिजन बी के साथ, तो इसलिए मैंने ए को ऊपर लिखा। मतलब जिसका आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, जिसका रेशो फाइंड करना है उसको लिखेंगे ऊपर, जिसके साथ आपको रेशो फाइंड करना है उसको लिखेंगे नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब ए का रेशो बी के साथ, ए का रेशो बी के साथ, ये आपको मतलब निकालना है लैंग्वेज से इसकी फॉर्म में, इसकी फॉर्म से लैंग्वेज के अंदर। अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने बोल दिया फाइंड द रेशो ऑफ बी, फाइंड द रेशो, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, या फाइंड द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बी एंड ए। अब मैंने उल्टा कर दिया, इसका मतलब मुझे बी के डिस्टेंस को कवर करना है किसके साथ? ए के साथ। अब क्या हो जाएगा? वो ए और बी का उल्टा हो जाएगा, तब रेशो क्या आ जाएगा? 10:1। और इसको अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगा तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू 10/1, ठीक है। रेशो को आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है, बट मतलब क्या है इसका वो समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है अभी सभी को यहां तक? अब एक चीज आपने गौर की होगी कि जब हमने रेशो निकाला ना, तो हमने क्या किया बेटा? जब हम रेशो निकाल रहे हैं, हम रेशो को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ रहे हैं। किस में लेके आ रहे हैं? सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ रहे हैं। देखो वेट क्या था? 80 kg 50 kg, लेकिन हमने इन दोनों को डिवाइड किया। जब हमने डिजायर्ड रेशो फाइंड किया,
तो रेशो फाइंड करने के लिए जो एक्चुअल नंबर थे ना, हमने उनको डिवाइड किया, इजंट इट। तो ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को समझो, या डिवाइड कर रहे हैं उसका क्या रोल है। जैसे मान लेते हैं आपके पास दो नंबर हैं, ठीक है। एक नंबर आपको दे रखा है 20 एंड एक दूसरा नंबर है, बेटा मैं सब कुछ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए, और जो लैंग्वेज में बोल रहा हूं ना उस पर ध्यान जरूर देना है। एक नंबर आपने मान लिया 30, ये दोनों नंबर हैं। मुझसे पूछा व्हाट इज द रेशो ऑफ दिस नंबर विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। ये नंबर आपने बोल दिया 1 और ये नंबर आपने बोल दिया 2, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो भाई पहला नंबर क्या है, शॉर्ट में लिख देते हैं 20। दूसरा नंबर कितना है, तो दूसरा नंबर है 30। लैंग्वेज को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला फाइंड द रेशो ऑफ नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू नंबर 2, या डायरेक्ट आपसे बोल देगा फाइंड द रेशो ऑफ नंबर 1 एंड 2। मतलब जो पहले आएगा ना, जो बोल रहा है ना कि भाई इसका रेशो निकालो इसके साथ, ये लैंग्वेज का मतलब आपको खुद निकालना है। तो हमने क्या काम करा, हमें भाई 1 का रेशो चाहिए किसके साथ, 2 के साथ। तो पहला नंबर कितना है, जिसका रेशो चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके साथ आपको रेशो निकालना है, जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना इट इज नॉट रेशो। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको पता है ना कि हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, भाई हम एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जो दोनों को डिवाइड कर पाए। ये बात समझ में आई, नहीं आई तो भी थोड़ी देर बाद आ जाएगी। कहना क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि भाई जब हमने नंबर्स थे हमारे पास, जब हम इनका रेशो निकाल रहे हैं ना, तो रेशो बेटा 20/30 थोड़ी ना है, या 20:30 थोड़ी ना है। हमने क्या करा था, 0 से 0 काट दिया, मतलब हमने 10 से डिवाइड कर दिया। जब मैंने 20 को 10 से डिवाइड करा तो कितना आएगा 2, जब मैंने 30 को 10 से डिवाइड करा तो कितना आएगा 3, और ये बन जाएगा 2/3। सो दिस इज नोन एज सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्या बोलते हैं हम इसको, सिंप्लीफाइड फॉर्म। कि भाई नंबर तो मेरे पास थे 20 और 30, लेकिन जब मैंने इनका रेशो निकाला तो मैंने इनको इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। मतलब जहां तक वो नंबर कट सकते हैं ना वहां तक आप काटोगे। क्या इसके अलावा 2 और 3 डिवाइड हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इन दोनों नंबर्स की सिंप्लीफाइड फॉर्म का रेशो है, ठीक है। तो 20/30 आंसर नहीं है, आंसर क्या है 2/3। ये बात समझ में आई। अब आपने गौर दिया होगा कि जिस नंबर से मैंने इन दोनों को डिवाइड करा है वो क्या है, या उल्टा कर लो, आपको दो नंबर का रेशो दे रखा है 2 और 3, इसका मतलब आप क्या निकालोगे उस पर थोड़ी देर बाद आएंगे। जिससे हमने डिवाइड किया था उस पर थोड़ी देर बाद आएंगे, इसी पे ले लेते हैं। भाई दो नंबर का रेशो कितना आया 2:3। आपको ये और सीखना है कि रेशो से आप क्या क्या मतलब निकाल सकते हैं। देखो रेशो का मतलब क्या है, कंपैरिजन, ये आपको पता है। लेकिन अगर मुझे रेशो ऐसे दिया 1:2, 2:3, A/B 8:5, A/B 50:1, यहाँ पे डिस्टेंस का रेशो कितना है हमारे पास 10:1, इसका मतलब क्या निकालोगे अब, या इसका मतलब आपको क्या समझ में आना चाहिए वो देखो पहले। अब मैंने बोला A और B का वेट का रेशो था A/B 8:5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए का जो वेट है ना, मतलब बी के हर 5 किलो पे, इसका मतलब आप ऐसे निकालोगे कि भाई बी के 5 किलो वेट पे ए का 8 किलो वेट आ रहा है। समझ आई नहीं आया, दैट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ द कंपैरिजन। हमने कंपैरिजन कैसे किया, क्योंकि यही लैंग्वेज में ना टफ क्वेश्चन बनते हैं सीडीएस के अंदर। आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे ना कि भाई जो हेयर जो चल रहा है उसके जो चलने की चाल है, जो उसके स्टेप्स हैं, वो एलिफेंट के 4/3 हैं। तो ये 4/3 क्या बोला है मैंने, ये बोला है 10/8। दोबारा समझो, भाई ए और बी के वेट का रेशो था 8:5, मतलब इसका मतलब है कि भाई बी का 5 किलो पे ए का 8 किलो आ रहा है। यहां पे आ जाओ, अमाउंट का रेशो है ना ये, मतलब क्या है कि भाई बी के 1 रुपए पे, अगर बी के पास 1 रुपया है ना तो ए के पास 50 रुपए है। ये बात समझ में नहीं है। तो कंपैरिजन कैसे हुआ, भाई अमाउंट का रेशो था ए और बी का 50:1, क्या मतलब निकला कि बी के 1 रुपए पे, बी के 1 रुपए पे ए के पास 50 रुपए मिलेंगे। यहां पे देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी, मतलब क्या निकला, तो ए और बी के डिस्टेंस का रेशो कितना आया 1:10। बी के, ठीक है, 10 मीटर पे या 10 किलोमीटर पे या 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है, ए जो है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेम होगी। जो भी अपने आप मन में जो है मान लो, अगर बी 10 सेंटीमीटर चला तो बी के 10 सेंटीमीटर चलने पे ए कितना चलेगा 1 सेंटीमीटर। अगर बी अपॉन ए था तो ए के 1 सेंटीमीटर चलने पे बी बेटा कितना चलेगा 10 सेंटीमीटर। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द कंपैरिजन।
अब आपने बहुत टीचर्स को देखा होगा, हम क्या करते हैं कि भाई रेशो दे रखा है तो मान लो एक, मतलब 1 की वैल्यू 2 एंड सेकंड की वैल्यू 3। तो क्यों मान पा रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल मीनिंग जो होता है रेशो का वो यही होता है कि भाई बी के 10 मीटर चलने पे ए चलेगा 1 मीटर। ठीक है, बी के पास अगर 1 रुपया है तो ए के पास 50 रुपये होंगे। अगर बी का वेट 5 किलो है तो 5 किलो पे वेट पे ए का 8 किलो वेट आएगा। इसका मतलब, अब आपको आसान शब्दों में इसका मतलब कैसे निकालना है, देखो आपको ये वैल्यूज ना पता होती ना, नको आपको ये वैल्यूज अगर नहीं पता होती, आपको डायरेक्ट सिर्फ रेशो दे रखा है कि भाई ए और बी के वेट का रेशो है 8:5। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब आप ये निकालोगे कि भाई ए का वेट है 8, बी का वेट है 5। ठीक है, 8 या 8 का मल्टीपल, 5 या 5 का मल्टीपल, ये दिमाग में रखो। बात समझ में आई नहीं आई? मतलब अगर आपको डायरेक्ट रेशो दे रखा है, आपको और कुछ नहीं पता, आप डायरेक्ट क्या मानोगे कि भाई अगर ए और बी के वेट का रेशो है 8:5, तो अपनी मर्जी से मान लेना ए का वेट कितना है 8, बी का वेट कितना है 5। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन का मतलब ही तो वही है भाई, जो रेशो का मतलब है, ये बेसिक डेफिनेशन है कि रेशो है, ये रेशो में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो बी के 5 किलो पे ए का 8 किलो वेट आ रहा है, इसीलिए हमने डायरेक्ट मान लिया ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 5। तो डायरेक्ट क्यों मानते हैं, बात समझ में ही नहीं आई? बिकॉज इट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द कंपैरिजन। यहां पे देखो, अगर ए और बी के अमाउंट का रेशो हमें कुछ नहीं पता होता, डायरेक्ट अगर हमें रेशो पता है, क्या करेंगे? मान लो ए के पास 50 रुपए, बी के पास 1 रुपये, आपने अपनी मर्जी से मान लिया। अगर ए और बी के डिस्टेंस का रेशो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ए की वैल्यू मतलब ए चला 1 मीटर, बी चला 10 मीटर, अपनी मर्जी से मान लो, या इसका कोई भी मल्टीपल। दो नंबर हैं फर्स्ट और सेकंड, जिनका नंबर का रेशो कितना है 2:3, तो अपनी मर्जी से क्या मानोगे कि भाई पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 3, 2 या 2 का मल्टीपल, 3 या 3 का मल्टीपल, एंड दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द कंपैरिजन। यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? फटाफट से बेटा एक बार इसको गो थ्रू करो, ठीक है, समझो कि मैंने क्या समझाया है, कि डेफिनेशन के कितना कमांड करना बहुत जरूरी है, कंपैरिजन होता क्या है, और आपको रेशो का मीनिंग क्या निकालना है। अगर आपको रेशो दे रखा है, इस पे आएंगे अभी जब हमने डिवाइड वाला काम करा, क्योंकि मैंने बोला था ना मल्टीपल डिवाइड किससे कर रहे हैं, इस पे भी आएंगे अभी। ठीक है, चलो आगे देखो, अगर आपने इसको पढ़ लिया अच्छे से तो। अब मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछ रहा हूं कि भाई इफ ए रेशो बी, अब देखो ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, इट कैन बी वेट, इट कैन बी हाइट, इट कैन बी मार्क्स, इट कैन बी सैलरी, इजंट इट, और इट कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी एनीथिंग। अगर मैं डायरेक्ट आपको बोला इफ द ए रेशो बी इज इक्वल टू 7:5, इसके बाद आपको कुछ नहीं पता, तो आप क्या निकालोगे कंपैरिजन से, ये समझना बहुत जरूरी है। हम मतलब ये निकालेंगे, अगर मुझे दो क्वांटिटी हैं ए और बी जिनका रेशो दे रखा है 7:5, इसका मतलब क्या निकालोगे आप? आज के बाद आप इसका मतलब निकालोगे कि भाई ए की वैल्यू 7 या 7 का मल्टीपल, बी की वैल्यू 5 या 5 का मल्टीपल। अपनी मर्जी से मान लो कि भाई ए क्या है 7 है, अपनी मर्जी से मान लिया, क्वांटिटी कुछ भी हो, ए क्या है 7 है, बी कितना है 5 है। ठीक है, आसान शब्दों में अभी तक का जो बेटा क्रक्स है ना, जो हमने अभी तक देखा है, उसका मतलब यही है कि अगर ए रेशो भी दे रखा है तो ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 5, अपनी मर्जी से मान लिया। क्लियर है यहां तक? अच्छा, ये तो था एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग क्या निकालोगे कि भाई रेशो पे ना, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ यही पूछता कि क्या मैं ए और बी को कंपेयर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, वही तो हम कर ही रहे हैं। भाई रेशो का मतलब ही क्या है? कंपैरिजन। कंपेयर कैसे? ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है, स्मॉलर एंड लार्जर। अगर मैंने, एक बात बताओ, अगर मैंने बोल दिया कि ए को माना 7, बी को माना 5, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? तो आप कह सकते हो कि सर दिख रहा है हमें, ए क्या है बी से बड़ा है, बी क्या है ए से छोटा है, इजंट इट? क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 7 या 7 का कोई भी मल्टीपल, बी की वैल्यू 5 या 5 का कोई भी मल्टीपल, लेकिन वो जो मल्टीपल है ना, वो दोनों में सेम होगा। क्यों होगा? इस पे भी आ जाएंगे। भाई ए कितना माना 7, बी कितना माना 5, तो 7 बड़ा है या फिर 5 बड़ा है? आप बोलोगे कि सर 7 बड़ा है, मतलब ए बड़ा होगा बी से। अच्छा, ए क्या होगा आप ये नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई रेशो से मैं एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस, जब तक मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो।
अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ रेशो पता है ना, तो मैं ये जरूर बता सकता हूं कि उन दोनों क्वांटिटी में से कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ये बात समझ में आई? ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। मैंने आपको बोल दिया इफ, देखो यार क्वांटिटीज और भी कुछ भी हो सकती है ना, क्योंकि अभी हम बेसिक में, बस मैं आपको इतना भी डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग में आपको कराना चाह रहा हूं। अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई पी रेशो क्यू आपको दे रखा है 3:7, इसका मतलब क्या निकालोगे अब? आपके दिमाग में फटाक से आएगा एकदम से कि सर अगर P रेशो क्यू दे रखा है मुझे 3:7, इसका मतलब है P की वैल्यू में डायरेक्ट मानूंगा 3, Q की वैल्यू में डायरेक्ट मानूंगा 7। P कितना है 3, Q कितना है 7, कौन बड़ा दिख रहा है आपको? तो आप बोलोगे कि सर इन दोनों में बड़ा है Q, इन दोनों में छोटा कौन है P। ये बात समझ में आई? मतलब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि P इज लेस देन Q और या फिर Q इज ग्रेटर देन P, जो कि एक ही बात है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? तो सिर्फ रेशो से आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अब ध्यान रखना, 2024 का सेकंड पेपर रेशो के ऊपर स्टेटमेंट की फॉर्म में एक क्वेश्चन आ रखा था। अगर आपको यह बात पता है कि आप रेशो से एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते जब तक आपको कुछ वैल्यू ना दी जाए, इसका मतलब क्वेश्चन था स्टेटमेंट की फॉर्म में, ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ रेशो दे रखा था, आपसे पूछा था एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है बिना सोल्व करे कि हम फाइंड नहीं कर सकते। हम रेशो से सिर्फ कंपैरिजन तो कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ रेशो से एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। भाई यहां तक अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। समझ में आ रहा है ना कि रेशो का मतलब क्या निकालना है? बिल्कुल बेसिक से, अगर आपने रेशो अभी तक नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी बेटा आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने बोला रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको दे रखा है a/b इज इक्वल टू 8/5, तो इसका मतलब भी क्या है? a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 5। क्लियर है? कौन बड़ा है? a बड़ा है। कौन छोटा है? b छोटा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उसी से स्टार्ट करते हैं जहां पे खत्म किया है। अगर मैं आपको बोल दूं कि दो नंबर आपको दे रखे हैं और जिनका रेशियो है बेटा 7:9, ठीक है, कमांड करो इस चीज पे, क्या समझ में आएगा? पहले दो नंबर हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड मान लिया अपनी मर्जी से, जिनका रेशियो है 7:9, क्या समझ में आएगा? अब एकदम से आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसका मतलब है भाई पहला नंबर मानेंगे 7, दूसरा नंबर मान लेंगे, मतलब एज इट इज जो रेशो में आपको दे रखा है ना, आप एज इट इज वैल्यूज मान लो, क्योंकि रेशो का मतलब ही वो है ये कंपैरिजन। हाँ, हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमें एग्जैक्ट वैल्यूज ना पता हो, बट हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो अगर पहला नंबर 7, दूसरा नंबर 9, तो बेटा बड़ा कौन है? तो सेकंड नंबर जो होगा वो बड़ा होगा किससे? ए से। कितना बड़ा है हम ये नहीं बता सकते जब तक मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। लेकिन अगर मैं रेशो की फॉर्म में आपसे पूछूं, अब आप एक चीज देखो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेशो, क्योंकि एग्जैक्ट तो आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे रेशो की फॉर्म में पूछूं कि भाई ये बातों का ध्यान रखो, सम ऑफ नंबर बताओ, सम ऑफ नंबर, लेकिन सम ऑफ नंबर किसकी फॉर्म में? देखो एग्जैक्ट आप आंसर नहीं बता सकते, कब तक? जब तक मैं आपको कुछ एग्जैक्ट वैल्यू ना दूं, तो उसको छोड़ दो अभी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि रेशो की फॉर्म में आपको बताना है, किसकी फॉर्म में? रेशो की फॉर्म में, सम ऑफ नंबर्स। आपने नंबर क्या माना? आपने नंबर माना 7, दूसरा नंबर क्या माना? 9, तो आपके हिसाब से दोनों का सम कितना है? सम ऑफ नंबर मतलब पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर। पहला नंबर माना 7, दूसरा नंबर माना 9, तो कितना आ गया उनका समेशन? 16। मतलब जो सम होगा ना वो 16 या 16 का कोई भी मल्टीपल होगा। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये ध्यान रखो, रेशो का एक्चुअल मीनिंग ये है कि भाई आपको दो नंबर दिए, उनका रेशो 7:9, तो दिमाग में एकदम से कि भाई दूसरा नंबर बड़ा है, पहला नंबर छोटा है, दोनों का समेशन ऐड कर दो, 7 और 9 16। ओके, आपसे पूछ रहा है कि भाई लार्जर नंबर बताओ, तो लार्जर नंबर दिख रहा है कौन है? 7 बड़ा है या फिर 9 बड़ा है? तो आपको दिख रहा है 9 बड़ा है, तो 9 क्या है? सेकंड नंबर। तो लार्जर नंबर कौन सा आपके लिए? सेकंड, विच इज 9। मैंने आपसे बोला स्मॉलर नंबर बताओ, तो स्मॉलर नंबर दोनों में से कौन सा दिख रहा है आपको? दैट इज 1, कितना हो जाएगा वो? 7 हो जाएगा। मैंने बोला उनका डिफरेंस बताओ, ठीक है, फाइंड डिफरेंस, तो ये रेशो की फॉर्म में है, ध्यान रखना। मतलब
सेकंड नंबर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा, 9 या 9 का मल्टीपल। फर्स्ट नंबर जो भी होगा 7 या 7 का मल्टीपल, उनका समेशन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 16 या 16 का कोई भी मल्टीपल, उनका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कर दो। दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 9 में से 7 गया 2, मतलब इन दोनों नंबर का डिफरेंस जो भी होगा ना वो 2 या 2 का मल्टीपल होगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? भाई जितना मैंने अभी तक आपको समझाया बेटा बोर्ड पे कि हमें मतलब क्या निकालना है, तो ये आपने रेशो की फॉर्म में निकाला। इट इज नो, दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज, दीज आर दी इन द फॉर्म ऑफ रेशोज, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, जो भी रहा होगा। क्लियर है आपको? अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। अगर इसी पे आपको ये क्वेश्चन दिया होता, मान लो सेम क्वेश्चन पे कि भाई यहां पे रेशो दे रखा है दो नंबर का 7:9 एंड if the difference between the number is let's say 14। अब समझ आया मैंने क्या बोला था? ये पूरा क्वेश्चन बन गया कि if the ratio of two number is 7:9 and their difference is 14 find the numbers। क्या क्वेश्चन बनेगा? फाइंड दी नंबर्स। अब क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू दे दी मैंने आपको, क्या दिया है उसका? डिफरेंस। तो यहां पे अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई एक बात बताओ, आपके हिसाब से नंबर का रेशो अपनी मर्जी से मान लिया, पहला और दूसरा नंबर 7:9, यानी कि एक नंबर 7, दूसरा नंबर 9। अब आप बस ये चेक करो कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू क्या दे रखी है। आपको दे रखा है नंबर्स का डिफरेंस, दैट इज 14। आपके हिसाब से रेशो की फॉर्म में बेटा नंबर का डिफरेंस क्या है? तो एक नंबर 7, दूसरा नंबर 9, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। ये बात समझ में आई नहीं आई? कि आपके हिसाब से नंबर का डिफरेंस कितना है? 2, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा? इस 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 14। तो आपके हिसाब से एक यूनिट की वैल्यू कितना आएगा? 7। एक की वैल्यू, ठीक है, बिना एक्स माने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अभी हमें एक्स मानने की जरूरत नहीं है। तो बेटा 1 की वैल्यू 7। इसका मतलब क्या है? भाई आपने नंबर क्या माना था? 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या? देखो ये है यूनिट, ये है एग्जैक्ट वैल्यू, बस ये ध्यान रखो। ये क्या है? रेशो में यूनिट, ये क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू। बस इस चीज का दिमाग में रखना है। तो भाई आपके हिसाब से रेशो में जो एक यूनिट है ना, क्वेश्चन के हिसाब से एग्जैक्ट वैल्यू की फॉर्म में वो 7 के बराबर है। तो रेशो की फॉर्म में, यूनिट की फॉर्म में पहला नंबर कितना है? 7। तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। तो ये क्या आ गया आपका? पहला नंबर। दूसरा नंबर कितना है? 9, यानी कि 9 यूनिट। अगर एक की वैल्यू 7 है, 9 की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 सत्ते 63। तो ये क्या आ गया आपके पास? दूसरा नंबर। यहां तक कि इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये बेसिक मीनिंग है जो आपका रेशो का मतलब निकालना है। अगर रेशो दे रखा है एज इट इज वैल्यूज मान लो, बस क्वेश्चन में चेक करो कि आपको क्या दे रखा है। उन दोनों का समेशन दे रखा है, या बड़ा नंबर दे रखा है, छोटा नंबर दे रखा है, उनका डिफरेंस दे रखा है, उससे कंपेयर कर दो। कंपेयर करने का तरीका ऐसे। एक और एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन लिखते हैं, देखो समझने के लिए। मैंने आपको बोल दिया ठीक है, द रेशो ऑफ सैलरीज, the ratio of salaries of two person is let's say 17:19। ठीक है, 17:19 कि भाई दो पर्सन की जो सैलरी का रेशो है वो कितना है? 17:19। फुल स्टॉप। इफ द सम ऑफ देयर salaries, if the sum of their salaries is 720, if the sum of their salaries is 720, ठीक है, आपसे बोल देगा फाइंड देयर सैलरीज। ये आपको लैंग्वेज की फॉर्म में दिख जाएगा, ठीक है, फाइंड देयर सैलरीज। पहले क्वेश्चन को रीड करो, लैंग्वेज का मतलब समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है? द रेशो ऑफ सैलरीज ऑफ टू पर्सन, दो पर्सन है जिनकी सैलरीज का रेशो, रेशो मतलब उनकी सैलरीज का कंपैरिजन किस रेशो में है? 17:19। इफ द सम ऑफ देयर सैलरी, क्वेश्चन को ब्रेक करो, क्या दे रखा है आपको?
सम ऑफ देयर सैलरीज, उनकी सैलरीज का सम दे रखा है, दैट इज 720। आपसे पूछा है फाइंड देयर सैलरी। मान लेते हैं वो दो पर्सन ए और बी थे, तो हमें ए और बी का क्या दे रखा है, उनकी सैलरी का रेशो, इनकम का रेशो, वो कितना है बेटा 17:19। क्या बताया मैंने अभी तक, क्या मानोगे? अगर आपको ए और बी की सैलरी का रेशो दे रखा है 17:19, मतलब ए की सैलरी कितना है 17, बी की सैलरी कितना है 19, आपने रेशो की फॉर्म में अपनी मर्जी से मान लिया। अगर आपने रेशो की फॉर्म में अपनी मर्जी से मान लिया ए की वैल्यू 17, बी की वैल्यू 19, तो अब क्वेश्चन में मतलब आप फाइंड करो हमें क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है उनकी सैलरी का समेशन। आपके हिसाब से बेटा उनकी सैलरी का समेशन कितना है, तो आपके हिसाब से आ जाएगा यूनिट की फॉर्म में 17 और 19 कितना जाएगा, ये 36। आपके हिसाब से मतलब रेशो के हिसाब से अगर उनकी सैलरी 17 और रेशो मतलब 19 की फॉर्म में है, तो ए की वैल्यू 17 या 17 का मल्टीपल, यानी कि बी की जो सैलरी होगी वो 19 या 19 का मल्टीपल। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उनकी सैलरी का समेशन, तो दोनों को ऐड कर दिया। तो 36 की वैल्यू कितना दे रखा है 720, तो एक की वैल्यू कितना जाएगा 36 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 20। मतलब रेशो की एक यूनिट की वैल्यू एग्जैक्ट नंबर से 20 बराबर। इसका मतलब क्या है, एक यूनिट बराबर 20 रुपए। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ये क्या है 720, ठीक है, रुपीज है। तो आप कह सकते हो कि बेटा एक यूनिट की वैल्यू कितना है 20 रुपए। ये रेशो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अच्छा एक की सैलरी बताओ, तो एक की सैलरी कितना था 17 यूनिट। अगर एक यूनिट की वैल्यू 20 है, आपको 17 की निकालनी है, तो बेटा दोनों तरफ 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 17 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 340 रुपीज। यानी कि एक की जो सैलरी है वो कितना है 340 रुपए। बी की सैलरी कैसे निकालेंगे, तो बी कितना है 19 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितना है 20, तो 19 की वैल्यू 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 19 इंटू 20 कितना जाएगा ये 380। बात समझ आया कि भी रेशो का मतलब कैसे निकालना है और कंपेयर कैसे करना है। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं समझने के लिए, एक और एग्जांपल यहां पे लिख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं द रेशो ऑफ, ठीक है, द रेशो ऑफ टू नंबर्स, द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 5:7, 5:7, full stop. If the largest number, if the largest number या larger number, if the larger number is let's say 420, if the larger number is 420 find the smallest number। क्वेश्चन समझ आया, लैंग्वेज समझ में आई, क्या कहना चाह रहा है कि भाई दो नंबर हैं जिनका रेशो कितना है 5:7। अगर लार्जेस्ट नंबर 420 है तो आपको बताना है कि भाई छोटा नंबर कौन सा है। मैंने क्या बताया था, दो नंबर का रेशो है, अपनी मर्जी से मान लिया एक नंबर था 1 और दूसरा नंबर कितना है 2, उनका रेशो कितना है 5:7। और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई 1/2, और दोनों नंबर का रेशो कितना है 5/7, दोनों एक ही बात है। मतलब क्या निकालोगे कि भाई पहला नंबर कितना है 5, दूसरा नंबर कितना है 7, ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है। आपने देखा कि सर रेशो की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू या सेकंड की वैल्यू 7 है, तो बड़ा कौन सा है 7। जो लार्जर नंबर है ना रेशो में वो कौन सा है 7। इसका मतलब 7 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 420, तो 7 यूनिट की वैल्यू 420, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 60, और स्मॉलर नंबर कितना है 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू कितना जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5 × 30 300। इसका मतलब छोटा नंबर कितना है 300। ठीक है बेटा, ये जो कंपैरिजन करना मैंने सिखाया एक बार बोर्ड पे देखो समझ में आया या फिर नहीं आया। रेशो का मतलब कैसे निकालना है और कंपेयर कैसे करना है। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ठीक है, आगे जाके थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन ये मीनिंग, ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ना कि भी रेशो का मतलब क्या है, कंपेयर कैसे करते हैं, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा सेम रहेगा। यहां पे देखो मतलब रेशो की फॉर्म में कैसे आप वैल्यूज फाइंड करोगे और फिर एग्जैक्ट वैल्यू से कैसे कंपेयर करना है, ये मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि अभी बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिल जाएगा। हाउ टू फॉर्म रेशो है ना, इसी क्वेश्चंस पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएंगी, उन सभी पे अभी हम बेटा कमांड करने वाले हैं। बट उससे पहले एक बार इसको रिवाइज करो, देखो कोई डाउट है तो मुझे बताओ।
ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं इसमें। दोबारा समझो अभी तक हमने क्या सीखा है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई रेशो ऑफ ए एंड बी, ये कुछ भी हो सकता है देखो, ठीक है, 2:3। ये ए और बी क्या है, दो क्वांटिटी है। ये बेटा टाइम भी हो सकता है, ये वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, ठीक है, डिस्टेंस हो सकती है, अमाउंट हो सकता है, सैलरी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। बट हमारे पास दो क्वांटिटी है ए और बी, और जिनका रेशो कितना है 2:3। क्या मतलब निकालोगे, रट जाना चाहिए दिमाग में। मतलब निकलेगा कि भाई ए की वैल्यू कितना है 2, बी की वैल्यू कितना है 3। ए की वैल्यू 2 या 2 का मल्टीपल, बी की वैल्यू 3 या 3 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, पर हमने अपने मर्जी से मान लिया ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। बात क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या दे रखा है। तो आपको पता है भाई रेशो की फॉर्म में सम कितना आ गया, अंडरस्टैंडिंग के लिए जल्दी से बताओ। ए और बी का रेशो की फॉर्म में सम, तो आप बोलोगे भी हमने ए को माना 2, बी को माना 3, तो ए और बी का सम 5 रेशो की फॉर्म में। उनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना जाएगा भाई, 3 और 2 का डिफरेंस 1। लार्जर नंबर, तो यहां पे आपको दिख रहा है लार्जर नंबर कौन है, दैट इज बी, मतलब 3 यूनिट। स्मॉलर नंबर कौन है, तो स्मॉलर नंबर यहां पे आपको दिख रहा है ए, दैट इज 2 यूनिट। ठीक है, क्लियर है बात सभी को। अगर मैं इनके देखो, अभी तक मैंने आपको सम, डिफरेंस, लार्जर और स्मॉलर नंबर मैंने आपको कंपेयर करना सिखा दिया। अभी तक मैंने आपको इनका मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया उसको बाद में देखेंगे। अभी यहां तक कोई डाउट किसी को? बस आपको क्वेश्चन में ये चेक करना है कि इनमें से क्या दे रखा है। आपको सम दे रखा है, आपको डिफरेंस दे रखा है, आपको लार्जर नंबर दे रखा है, आपको स्मॉलर नंबर दे रखा है। जो भी नंबर आपको दे रखा होगा ना एग्जैक्ट वैल्यू की फॉर्म में, उसी से कंपेयर कर देंगे। तो ये था बेटा अभी तक जो एक्चुअल मीनिंग हमने निकालना सीखा है। ओके, तो एल्जबरा वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको देख लेते हैं कि यहां से रेशो से जो एल्जबरा के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो कैसे आएंगे। मैं मान के चल रहा हूं बेटा जितना अभी तक मैंने आपको सिखाया है डेफिनेशन में, और डेफिनेशन के बाद ये जो रेशो का मतलब हमें क्या निकालना और कैसे कंपेयर करेंगे वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की फॉर्म में समझो इस चीज को। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं इफ A/B इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, 3/4, then find the value of, आपको बोल देगा A प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हमें x मान के रेशो के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। बहुत रेयर कंडीशन होती है जहां पे आपको x मानना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आपको x मान के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। क्या मतलब निकालेंगे रेशो का, ठीक है, A/B दे रखा है 3/4, इसका मतलब A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4। रट जाना चाहिए। बड़ा कौन सा है दिमाग में सोचो, बड़ा है B 4 यूनिट, छोटा कौन सा है A 3 यूनिट। इन दोनों का समेशन कितना है 7 यूनिट, 7 या 7 का मल्टीपल। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट। बात क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा उसने पूछा है आपको बताना है, मतलब ये कैपिटल ए रहेगा बेटा, अगर ये कैपिटल ए कैपिटल बी है तो यहाँ पे भी क्या आएगा ये, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा। आपसे पूछेगा कि भाई a प्लस बी डिवाइडेड बाय b माइनस ए की वैल्यू बताओ। डायरेक्ट दिख रहा है ना, क्या पुट करेंगे, डायरेक्ट पुट कर दो। आपसे पूछा है a प्लस बी डिवाइडेड बाय b माइनस ए की वैल्यू क्या मानी आपने, a की वैल्यू 3, तो 3 पुट कर देंगे, प्लस b की वैल्यू कितनी मानी है 4, तो 4 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय b कितना है 4 माइनस a कितना है 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7, आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अभी आपसे गलत करवा सकता हूं अगर आपने सिर्फ इतना सीखा है तो। ये ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने सिर्फ इतना सीखा है अभी तक, अगर आपको इतना ही आता है अभी तक, तो बेटा मैं क्वेश्चन आपसे गलत करवा सकता हूं, ये ध्यान रखना। अब ये जो मैं कर पाया ना, इसका मतलब क्या, ये चीज समझो। पहले एक और एग्जाम्पल समझो, मैं फिर आपको बताता हूं कि आपको ध्यान किस चीज पर देना है। एक और एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपको बोल दे कि भाई इफ A/B/C इज इक्वल टू 1/2/3
3। ठीक है, रेशो 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। जितने एग्जाम्पल अभी हमने देखे 2 पे, वो 3 पे भी आ सकते हैं। इसका मतलब क्या निकालोगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। ठीक है, डायरेक्ट आपका मतलब। अब इसके बाद क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना है, हमें ऐसे अप्रोच करना है या हमें कंपैरिजन पे काम करना है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे। पर पहली थॉट आपके दिमाग में क्या आएगा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। बड़ा कौन है, सी। सबसे छोटा कौन है, ए। तीनों का समेशन कितना है, तो 3 2 5 और 1 6। क्लियर है बात सबको, बात समझ में आ रही है ना। तो ये मतलब आपको रेशो देख के आ जाना चाहिए अभी तक। ओके, आगे बोला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, तो आपसे बोल देगा आपको निकालना है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मान लो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, क्या करोगे। क्योंकि अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया है, आपको सिखाया है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 पुट कर दो। तो बेटा ए की वैल्यू 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी की वैल्यू 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, सी की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर 9, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर 9 माइनस ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 4 13 और 1 14, डिवाइडेड बाय 9 में से 1 गया 8। सिंप्लीफाइड करना है, क्योंकि रेशो अपनी हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, मैंने आपको समझाया है अभी। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, 7/4 आपका आंसर। ये बात समझ में आई आप सभी बच्चों को कि रेशो में अगर आपको अलजेब्रा में क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे तो ये ध्यान रखना, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है ना एज इट इज पुट कर दो। बट द पॉइंट इज, जो आपको सीखना है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, और ये पॉइंट बेटा कॉपी में दिमाग में सेट कर लो। यूपीएससी ने 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है और अलग अलग टाइम फ्रेम में, ठीक है, हर 4-5 साल के गैप में, और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देते हैं। ठीक है आपको ध्यान का देना है, स्टेटमेंट लिखो, इफ, ठीक है, वी हैव अ रेशो, वी हैव अ रेशो, और आपसे क्या पूछा है, आपको रेशो दे रखा है, एंड हैव टू फाइंड, ठीक है, हैव टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ एनी फ्रैक्शन containing the values, ठीक है, given as containing the values given। कौन सी वैल्यूज, जैसे ये वाली, भाई आपको जिसका रेशो दे रखा है ना, अगर इन्हीं क्वांटिटीज पे, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको फाइंड करना है। ये फ्रैक्शन आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जिन फ्रैक्शन का, जिन मतलब वैल्यूज का, क्वांटिटी का आपको रेशो दे रखा है, अगर उन्हीं वैल्यूज पे, उन्हीं क्वांटिटी पे आपको किसी फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है, दैट इज डिग्री शुड बी सेम। तो मैं अलग अलग मैं इसमें लिख देता हूं बेटा। सो टू फाइंड रेशो या टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, फर्स्ट चेक डिग्री, और इसको हाईलाइट कर लेना। फर्स्ट चेक डिग्री हमेशा कैसी होनी चाहिए, सेम। अब अगर जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि डिग्री क्या होती है, इसको भी लिख लो बेटा, डिग्री होती है पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। बेटा ए की पावर बताओ कितना है, 1, बी की पावर कितना है 1, बी की पावर 1, ए की पावर 1। तो जो वेरिएबल, जो फ्रैक्शन आपको दे रखा है ना, उस फ्रैक्शन के अंदर जो वेरिएबल हैं जिनका रेशो आपको दे रखा है, उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। इस पॉइंट को दिमाग में रखो, अदरवाइज बेटा यूपीएससी जब चाहेगा आपसे क्वेश्चन गलत करवा देगा। डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या यहाँ पे डिग्री सेम है, 1 1 1 1 बिल्कुल सेम है। इसीलिए आप लोगों ने ये वैल्यू पुट करी कि ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4। अगर डिग्री सेम नहीं होती ना, तो ध्यान रखो,
हम ऐसे वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, एंड दैट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, रेशो के मतलब में क्या नहीं करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। यहां पे देखो बेटा, डिग्री कितना है 2, डिग्री कितना है 2, डिग्री कितना है 2, यहां पे देखो डिग्री कितना है 2, डिग्री कितना है। सारे वेरिएबल की डिग्री कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि डिग्री सेम है ना, इसीलिए आप क्या कर पाए, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 डाल के आपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। समझ आया नहीं आया? नहीं समझ आया तो अगला क्वेश्चन देख लो, तब समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 3 नंबर हैं ए बी सी और जिनका आपको बेटा रेशो दे रखा है 4:3:1, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइक ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी माइनस सी, ठीक है, बी माइनस सी एंड प्लस 1, मतलब प्लस ए, कुछ भी हो सकता है। मान लो आपसे पूछ लिया इसकी वैल्यू बताओ, क्या करोगे? रेशो देके अगर फ्रैक्शन कोई भी दे रखा हो विद फ्रैक्शन कंसिस्टिंग ऑफ द गिवन वैल्यूज जिनका आपको रेशो पता है, ये ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखे, सबसे पहले दिमाग में थॉट आपको पता है ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1, लेकिन इसको अप्लाई कब करेंगे? जो फ्रैक्शन आपको दे रखा है ना, ये क्या है न्यूमरेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन आपको दे रखा है उसमें सारे वेरिएबल की डिग्री सेम होनी चाहिए। क्या सेम है? डिग्री मतलब पावर, तो ए की पावर 1, बी की पावर 1, सी की पावर 1, बी की पावर 1, सी की पावर 1, ए की पावर 1, डिग्री सेम है, हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो पुट कर दो, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू कितना है 3 माइनस सी की वैल्यू कितना है 1 प्लस ए की वैल्यू कितना है 4। तो सोल्व करके कितना आएगा? 4 3 7 और 1 8 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 7 में से 1 गया 6, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, तो और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3। तो ये जो आपको वैल्यू दे रखी थी यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4/3। बात क्लियर हुई? हाँ भाई, समझ आया नहीं आया? रेशो का मतलब क्या निकालना है, कंपैरिजन करेंगे अभी आगे, लेकिन अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको फ्रैक्शन दे रखा है कोई एक फाइंड करने के लिए, ऐसी वैल्यूज दे रखी हैं, काम किस पे करेंगे? डिग्री सेम होना चाहिए। अब देखो पास्ट ईयर का क्वेश्चन चेक करो, ठीक है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन सोल्व करो। आपको दे रखा था कि ए रेशो बी रेशो सी आपको दे रखा है 1:2:3। आपसे बोल दिया फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए प्लस सी स्क्वायर। अब आपको बोल देगा इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है, या ऐसे कर सकता है कि यहां पे आपसे बोल देगा इसकी वैल्यू बताओ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो क्या सबकी डिग्री सेम है? क्योंकि मैं अगला टॉपिक यही शुरू करने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है। जो टॉपिक मैंने यहां पे छोड़ दिया था, ध्यान रखो, आपको पता है ना, मैंने यहां पे भी एक चीज छोड़ा था, ये वाला, कि किससे डिवाइड कर रहे हैं, अगले उसी पे आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जितना बेसिक मैंने आपको बताया कि मतलब क्या निकालना है, कंपैरिजन वाले को दोबारा स्टार्ट करेंगे, सारी लैंग्वेज में आपको लिखा दूंगा, बट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको इतना बता दिया। तो क्या करेंगे इसमें बताओ भाई? डिग्री चेक करेंगे, क्या डिग्री सेम है सबकी? यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, ठीक है, आप बोलोगे कि सेम आ रही है सर, लेकिन आप जब वैल्यूज चेक करोगे ना बेटा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू सेम थोड़ी ना है भाई, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, ऊपर नीचे डिग्री सबकी सेम होनी चाहिए। क्या सेम है? या तो सबकी 2 होती या सबकी 1 होती। इसका मतलब ये है जो भी वेरिएबल होंगे ना, डिग्री या तो 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी, पर सबकी सेम होनी चाहिए। क्या सेम है? नहीं है। और रेशो के अलावा क्या कुछ आपको दे रखा है? नहीं दे रखा है। इसका मतलब यहां पे हम ये डायरेक्ट वैल्यूज पुट नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता है। क्योंकि रेशो में क्या सिखाया मैंने अभी तक? रेशो में आप जो है रेशो वाली टर्म बेटा कंपैरिजन तो कर सकते हैं, रेशो की फॉर्म में वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, बट आप रेशो से एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्योंकि ये भी क्या है, देखो रेशो ही तो है, हमने एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना फाइंड की है। ये क्या है बेसिकली? इन दोनों का रेशो। इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। हमने क्या फाइंड किया है? इन दोनों का रेशो।
दैट इज 7/1। ये क्या फाइंड किया है हमने, इन दोनों का रेशो, दैट इज 7/4। इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रेशो दे रखा है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, और ये चीज यहां पे जो है फेल हो जाती है, क्योंकि डिग्री सेम नहीं है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि सर आपने अभी तो बोला था कि हम रेशो फाइंड कर रहे हैं, लेकिन रेशो फाइंड करने के लिए भी डिग्री सेम होनी चाहिए। यहाँ पे डिग्री सेम नहीं है तो इसलिए हम वैल्यूज पुट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये इसको ध्यान रखना। अभी तो बहुत बेसिक में अभी तो ये इस वाले पोर्शन को दोबारा स्टार्ट करेंगे विद लैंग्वेज, है ना, हाउ टू फॉर्म रेशो उसके बाद। बट मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना रेशो की, वो थोड़ी थोड़ी समझ में आना स्टार्ट हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि बेटा वीडियो फास्ट चल रहा है, ठीक है, और आप आराम से अपनी पेस पे इसको देख सकते हैं, एक बार देखो, गो थ्रू करो कितना मैंने अभी तक यहाँ पे बताया है। किसी चीज़ में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो, अब दोबारा से बेसिक पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशो? यही तो सिखाया था मैंने आपको। क्या सिखाया है, रिकॉल करो दोबारा से। ए और बी का रेशो आपको दे दिया 9:11। मतलब क्या है, आपको क्या समझ में आएगा? ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 11, रेशो की फॉर्म में। क्या मैं रेशो से एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? आपका आंसर होगा नहीं कर सकते। हम रेशो से सिर्फ और सिर्फ ये कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, बट उनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 11, उन दोनों का सम 20, उन दोनों का डिफरेंस 2। ये क्लियर आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। जब हम कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, जब हमने ये रेशो निकाला होगा, जब हमने इस रेशो को निकाला होगा ए और बी दोनों नंबर से, तो हमने पक्का इन दोनों को डिवाइड किया होगा। तो वो जो डिवाइड किया था वो वैल्यू क्या है? हमने जब इन दोनों नंबर को डिवाइड किया तो वो दोनों नंबर क्या थे, मतलब वो जो वैल्यू है वो क्या है, इस पे काम करते हैं। और यहां से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिख जाते हैं। इसको ऐसे समझो, मान लो बेटा एक कोई पर्सन है, ठीक है, जिसके पास थे 1100 रुपये। जिसके पास कितने थे? 1100 रुपये। इस पे ध्यान मत देना, ये अलग था, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए होता है, ये अलग लिख रहे हैं। एक पर्सन दूसरा बी है, और जिसके पास थे बेटा लेट से 1200 रुपये। कितने रुपए थे? 1200 रुपये। ये बात समझ में आई? भाई एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, ए के पास थे 1100 रुपये, बी के पास थे 1200 रुपये। लैंग्वेज में मैंने क्या पूछा कि फाइंड द रेशो ऑफ अमाउंट दैट ए एंड बी हैव। भाई ए और बी के पास जो अमाउंट है उसका रेशो बताना है। रेशो मतलब उनके अमाउंट को कंपेयर करना। ये डायरेक्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो भाई मुझे रेशो निकालना है ए अपॉन बी का, मतलब ए को कंपेयर करना है बी के साथ, ए का रेशो निकालना है बी के साथ। तो जिसका रेशो उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके साथ निकालना है उसको नीचे लिखेंगे। ए का अमाउंट कितना है? 1100 डिवाइडेड बाय बी का अमाउंट कितना है? 1200। तो आपको पता है इट इज नॉट रेशो, ठीक है, क्योंकि रेशो निकालने के लिए अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। तो वो जो डिवाइड करते, जैसे अभी तो आपको दिख रहा है भाई मैंने किससे डिवाइड करा? 100 से डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गायब, क्या बचा? 11/12। क्या इसके अलावा मैं फर्दर इसको डिवाइड कर पा रहा हूं? नहीं कर पा रहा। तो ये क्या है? उनके अमाउंट के रेशो, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ देयर अमाउंट। और इसी सिंपलेस्ट फॉर्म को, कंपैरिजन को हमने क्या बोल दिया? रेशो बोल दिया। 11/12। मतलब क्या निकालेंगे कि बी के पास 12 रुपए हैं, तो बी को अगर 12 रुपए मिले तो ए को मिलेंगे 11 रुपए। क्लियर है? क्योंकि कंपैरिजन हमने ए का करा है बी के साथ। अगर आपको ये होता कि भाई बी अपॉन ए, तो कितना हो जाता? 12/11। अगर ए को मिले 11 रुपए तो बी को मिलेंगे 12 रुपए। आप ये मतलब भी यहां से निकाल सकते हो। मतलब बी की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 11, ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 12। रेशो में डायरेक्ट आना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैंने किससे डिवाइड करा? 100 से। वो 100 क्या था? तो जब कभी भी आप रेशो निकालने के लिए किसी भी क्वांटिटीज को डिवाइड करेंगे ना, दैट इज देयर HCF। वो क्या होता है? उनका HCF होता है। इसीलिए आपने छोटी क्लास में देखा होगा बच्चों को ये बताया जाता है कि जब आप रेशो हटाओगे, मान लो ये ऐसे लिखा होता
कि भाई A रेशो B इज इक्वल टू 11:12। भाई ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कब आई थी? जब मैंने इन दोनों को एक नंबर से डिवाइड करा था, दोनों को डिवाइड करा था, और दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूं। तो वो सेम नंबर क्या है? इन दोनों का HCF। वो सेम नंबर क्या होता है? इन दोनों का HCF। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? इसका मतलब रेशो क्या है? रेशो इज दैट क्वांटिटी या इज दैट वैल्यू ऑफ दोज क्वांटिटीज, ठीक है, किन्हीं भी क्वांटिटीज का जो रेशो होता है वो ऐसी क्वांटिटी होती है, ऐसी वैल्यू होती है जो उनके HCF से डिवाइड करने के बाद बच गई थी। जब मैंने A और B की जो एक्चुअल क्वांटिटी थी, जैसे इन दोनों का HCF कितना है? 100। HCF मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो जब मैंने HCF से दोनों को डिवाइड कर दिया, उसके अलावा क्या बचा? 11 और 12। तो वो क्या है? उन्हीं दोनों का रेशो, उन्हीं दोनों का कंपैरिजन। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे लेट्स से कि बेटा आपके पास दो नंबर है, 10 और 12। ये दो नंबर है, इनका HCF बताओ। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करे। तो एक ऐसा नंबर दिमाग में सोचो, ये ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को डिवाइड कर पा रहा है। क्या है वो? तो आप बोलोगे कि सर ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। क्या इससे बड़ा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? जो दोनों को डिवाइड करे, एक को नहीं चाहिए, दोनों को डिवाइड करना है। तो आप बोलेंगे कि सर 2 से बड़ा कोई भी मतलब 2 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 10 और 12 दोनों को डिवाइड करे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा था? 2। तो 2 क्या है? इन दोनों का HCF। बात समझ में आई? अगर 2 HCF है, मान लो आपको इनका रेशो निकालना है, तो 10/12। तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 2 क्या है? इन दोनों का HCF। जब मैंने इन दोनों नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया, HCF से डिवाइड कर दिया, क्या बचा? 5 और 6। तो ये क्या है? उन दो नंबर का रेशो। बात समझ में आई नहीं आई? इसका मतलब ये समझ में आप जो है दिमाग में रखो कि अगर कभी भी दो नंबर का, दो क्वांटिटीज का रेशो दे रखा है, तो वो क्वांटिटीज क्या है? जो उन दोनों नंबर को HCF से डिवाइड करने के बाद बच गई थी। और जब आप HCF पढ़ोगे ना, तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे। ध्यान रखना, HCF में, LCM में हम इस वाले रेशो वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा अभी। समझ में आया नहीं आया? अब इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा कैसे कर दिया देखो, कि भी रेशो ऑफ 2 नंबर, ठीक है, रेशो ऑफ 2 नंबर इज 5:6। तो ये कब है? रेशो का मतलब एक दिमाग ये भी आएगा अगर क्वेश्चन HCF की फॉर्म में है, अगर क्वेश्चन LCM की फॉर्म में है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई रेशो कब मिला हमें? जब हमने दोनों नंबर की क्वांटिटी को हमने HCF से डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो क्वांटिटी बची वो क्या है? उनका रेशो। रेशो ऑफ 2 नंबर इज 5:6 एंड देयर HCF इज 2। फाइंड दी नंबर्स। ठीक है, आप सभी को इसका आंसर पता लग गया होगा, फाइंड दी नंबर्स। बात समझ में आई? क्योंकि रेशो निकालने के लिए HCF से डिवाइड करा था और इसीलिए आप आज तक x मान के आए थे। तो वो x क्या होता है? उन दोनों नंबर का HCF। यहां पे तो आपको दे दिया। इसका मतलब क्या है कि भाई दो नंबर का रेशो दे रखा है, कितना? 5:6, और इन्हीं दोनों का HCF कितना है? तो इन दोनों का रेशो कब आया होगा? जब HCF से डिवाइड करा था। तो अगर कभी भी आपको बेटा नंबर्स का रेशो दे रखा है और उनका HCF दे रखा है, तो HCF से मल्टीप्लाई कर दो रेशो में डायरेक्ट। ठीक है, तो पहला नंबर कितना आएगा? तो 2 5 जा 10। दूसरा नंबर कितना आ जाएगा? 2 6 जा 12। ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई? कभी भी अगर आपको रेशो दे रखा है और आपको HCF दे रखा है, तो HCF से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो रेशो में, आपके पास नंबर आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को या नहीं आ रही भाई? ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो एक और एग्जांपल देख लो। दो नंबर हैं, मतलब मतलब अभी चलो दो नंबर मान लेते हैं A एंड B, ठीक है, जिनका रेशो आपको दे रखा है 3:2 एंड देयर HCF इज, ठीक है, देयर HCF इज लाइक 14। फाइंड दी नंबर्स। फाइंड A एंड B। दो नंबर हैं A और B जिनका जिनका रेशो कितना है? 3:2। उनका HCF आपको बताना है। फाइंड HCF आपको दे रखा है, आपको नंबर्स फाइंड करने हैं।
फटाफट से आंसर बताओ भाई। आंसर आ गया आप सभी बच्चों का भी? समझ में आया नहीं आया? कि अगर रेशो दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है तो डायरेक्ट एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो रेशो में। तो पहला नंबर कितना जाएगा 14 3 जा 42। दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 14 दूनी 28। ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि जब हमने रेशो निकाला था उन दोनों नंबर का, तो जिस क्वांटिटी से हम दोनों को डिवाइड करते हैं रेशो निकालने के लिए, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए, वो उनका एचसीएफ ही होता है। अब यहां पे आपको एचसीएफ डायरेक्ट दे दिया तो आपका काम आसान हो गया। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लो। इफ द रेशो ऑफ टू नंबर, इफ द रेशो ऑफ, बेटा जितने भी मैंने आपको यहां पे लैंग्वेज लिखा है ना, इनको अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 7:9 एंड देयर एचसीएफ इज 12। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। तो बिना पेन पेपर उठाए बेटा आपका जो है आंसर आ जाएगा फाइंड दी नंबर्स। इफ द रेशो ऑफ टू नंबर इज 7:9, दो नंबर का रेशो दे रखा है 7:9 और उनका एचसीएफ दे रखा है, तो अगर नंबर का रेशो है, एचसीएफ दे रखा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो वो नंबर क्या थे? तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे रेशो में, क्योंकि जब रेशो निकाला था तो एचसीएफ से ही तो डिवाइड करा था, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 12 सत्ते 84, एक नंबर कितना है 84। ठीक है, 12 नंबर 108, ये क्या जाएगा आपके पास दूसरा नंबर। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, रेशो में आपको एलसीएम और एचसीएफ पे क्वेश्चन दिख सकता है, तो अभी आपका एचसीएफ में एक कॉन्सेप्ट है ये जो दिमाग में आना चाहिए। क्लियर है मेरी बात सभी को? ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल देखो समझने के लिए। मान लो आपके पास एक नंबर है बेटा 20 और एक दूसरा नंबर है 25। मैंने आपसे बोला इनका रेशो निकालो। ठीक है, समझने के लिए कि हम एचसीएफ से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? इनका रेशो निकालो, कि भाई 20 का रेशो निकालो 25 के साथ, ये दो नंबर है इनका रेशो निकालो। तो कैसे निकालोगे? मान लो मुझे 20 का रेशो निकालना है 25 के साथ, तो ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं ना, भाई मैं 20 और 25 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगा जो दोनों को डिवाइड करे, और वही क्या होता है इनका एचसीएफ। तो बताओ ऐसा नंबर बताओ जो 20 और 25 दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो नंबर कितना है 5। तो 5 क्या है? इन दोनों का एचसीएफ। तो जब हमने एचसीएफ से डिवाइड करा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो दोनों का नंबर कितना है? दोनों नंबर का रेशो कितना है 4:5। अब मैंने क्वेश्चन उल्टा कर दिया, दो नंबर का रेशो 4:5 है, उनका एचसीएफ दे दिया 5, तो क्या करेंगे एचसीएफ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो नंबर में, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 नंबर आ जाएंगे। क्लियर है सभी को भैया? तो एचसीएफ के ऊपर कैसे क्वेश्चन दिखेगा, अभी एलसीएम के ऊपर भी आता है, उसको मैं करा दूंगा आगे। ठीक है, पर ध्यान रखो अभी तक क्या सीखा है हमने। फर्स्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, रेशो है क्या, कंपैरिजन का मतलब क्या निकालना है, ठीक है, और कंपैरिजन करते कैसे हैं, और सेम यूनिट का मतलब क्या होता है। आगे हमने देखा आपको क्या मतलब निकालना है, कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपैरिजन वाले पे दोबारा आएंगे अभी। तो हमने देखा कि भी अगर मैं रेशो दे रखा है जैसे 1:2 इतना, तो मतलब क्या निकालना है। इसके बाद कंपेयर कैसे करेंगे, कंपैरिजन पे दोबारा आएंगे अभी। फिर मैंने बताया कि अगर एल्जेब्रा की फॉर्म में या सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में अगर आपको रेशो के क्वेश्चन दिखेंगे तो कैसे दिखते हैं। और इनमें याद रखने वाली बात, डिग्री हमेशा सेम होनी चाहिए सारे वेरिएबल्स की, आइदर 1 आइदर 2 आइदर 3 आइदर 4। अगर डिग्री अलग अलग है तो डायरेक्ट वैल्यूज हम पुट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो डिग्री हमेशा सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं ना, तो हम किससे डिवाइड करते हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, हम डिवाइड करते हैं उनके एचसीएफ से। तो कभी भी अगर आपको रेशो दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है तो एचसीएफ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो रेशो में, आपका आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। क्लियर है? सो अभी तक हमने जो किया है ना बहुत बेसिक किया है, अभी मैं आपको थोड़ा एक्सट्रीम लेके नहीं गया हूं।
अभी बस मैंने आपको बेसिक कोशिश की है कि आपको ये समझा पाऊँ कि भाई रेशो है क्या, एचसीएफ के साथ कैसे काम करेंगे, ठीक है, और कंपैरिजन कैसे होगा, थोड़ा सा मैंने आपको ग्लिम्स दिया है। ठीक है बेटा, चलो इतना अच्छे से पढ़ो, इसको रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, और अगर आप लोगों के डाउट हैं तो बेटा आप सभी को पता है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे से अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा कल इसमें हम कर देंगे फॉर्मेशन ऑफ रेशो। रेशो बनाते कैसे हैं, मतलब निकालना सीख लिया, कंपैरिजन करना सीख लिया, अब कल सीख लेंगे रेशो बनाते कैसे हैं। ठीक है मेरी बात सभी को, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, इसके बेटा अच्छे से नोट्स बनाओ, और कुछ भी डाउट आता है आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बेटा आप जुड़े रहें हमारे साथ, बाकी वीडियोस को आप देखते रहें। ठीक है, जय हिंद।